नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। लखीसराय से खबर, जहां पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। एसआई का रिवॉल्वर छीन लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एसआई का छीना गया है रिवॉल्वर। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम पहुंची, जिन्होंने लोगों को खदेड़ा है। और घटना कहां हुई ये जानिए। मेदिनी चौकी थाना के किरणपुर टाल की यह घटना है। मवेशी चराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची, लोगों ने हमला कर दिया और खबर यह आई कि एसआई का रिवॉल्वर छीन लिया गया है। राकेश कुमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखीसराय से जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या एसआई साहब को पिस्टल मिली है? और दूसरी ये बात कि क्या भीड़ शांत हो पाई है? जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद काफी संख्या में पुलिस बल और एसडीपीओ खुद वहां पे पहुंचे हैं। किरणपुर टाल की घटना है जो कि मेदिनी चौकी थाना क्षेत्र में पड़ता है। एसडीपीओ वहां पे पहुंचे और काफी संख्या में पुलिस बल जब वहां पे पहुंची है, लोगों को खदेड़ा है, तब जाके एसआई जो नरेश कुमार है, जिनकी सर्विस रिवॉल्वर वहां के लोगों ने छीना था, वह सर्विस रिवॉल्वर भी बरामद कर लिया गया है। और लगातार पुलिस वहां पे कैंप कर रही है और सभी लोगों को पहचान कर रहे हैं। खुद वहां पे एसडीपीओ पहुंच के और आगे की कार्रवाई में जुटी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मवेशी चुराने को लेकर यह विवाद हुआ और उसके बाद पुलिस पहुंची थी इस मामले को समझाने के लिए, लोगों को एक दूसरे में समन्वय बनाने के लिए। लेकिन इस बीच एसआई का रिवॉल्वर ही छीन लिया भीड़ ने। तो लखीसराय से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अगली खबर है सुपौल से, जहां चोरी करते पकड़े गए हैं 3 नाबालिग लड़के, जिनके साथ भीड़ ने बर्बरता दिखाई है। पीपरा थाने के कोशली पट्टी पंचायत के एक मंदिर के दान पेटी से चोरी करते पकड़े गए 3 लड़कों का पंचायत लगाकर सिर मुंडवा दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर की दान पेटी से 5 लड़कों ने चोरी की थी, लेकिन 3 रंगे हाथ दबोचे गए। 2 मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया गया है। और सहरसा में खस्सी चोरी के आरोप में एक नाबालिग लड़के पर भीड़ का कहर बरपा है। लड़के की रस्सी से बांधकर पिटाई की गई, फिर सुर मुंडवाया गया। और इस मामले की जानकारी जब नवहट्टा थाने को लगी तो मौके पर पहुंची पुलिस लड़के को अपने साथ ले गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़के के परिजन थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज करानी चाहिए, लेकिन अब तक इस मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत दर्ज नहीं हो पाई है। नहीं, फिर हम लोग गए वहाँ पे शिकायत करने, जो सर अब मान लीजिए मेरा भाई चोरी ही किया तो आपसे बड़ा तो कानून है। आप लोग मतलब सब ऐसे बुरे तरीक़ा से मारे पीटे सब कुछ किए। वहाँ पे हम बोले एप्लीकेशन के बारे में, तो बोला नहीं, जाओ शाम में आना। थाना में जब हम गए तो बोले जाओ शाम में आना। शाम में गए तो बोले सुबह में आना। जब सुबह गए तो बोले जो नहीं मतलब केस क्या करोगी, तुम भी बर्बाद हो जाओगी, वो भी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं बोली उस पर, जब मेरा भाई बर्बादी हो गया तो मैं क्या बर्बाद हूँ। और पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बाबा चौक के नजदीक 3 महिलाओं की पिटाई की गई है। स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पिटाई की और ये बताया जा रहा है कि इलाके में काफी दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पहचान की, पिटाई शुरू कर दी महिलाओं की। पूछा गया तो ये महिलाएं अपने घर का पता भी नहीं बता रही थी। पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और इसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिसिया पूछताछ जारी है। तो भीड़ किस तरीके से हिंसक तरीके से कानून अपने हाथ में ले रही है, लेकिन अंत में पहुंची पुलिस किसी तरह मामले को रफा दफा करती है और फिर एक नई घटना का इंतजार होता है। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। नाव दुर्घटना के बाद भी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे? दानापुर के नासरीगंज और पीपा पुल घाट पर ओवरलोडेड नाव का परिचालन हो रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए। नाव पर किस कदर भर भर कर लोग बैठे हैं। नाव पर आदमी ही नहीं, गाड़ियां सवार हैं। क्षमता से ज्यादा सवारी होने के कारण अक्सर नाव दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। तो नाव की स्थिति आप देख सकते हैं। नाव का परिचालन जारी है। दानापुर से ये तस्वीरें हैं। दुर्घटना को आमंत्रण है, क्षमता से ज्यादा सवारी है, लेकिन कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है, इस बात से बेखबर। और इन्हें पता भी है कि दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बावजूद इसके ये नाव पर सवार हैं और बड़ी संख्या में लोग आवागमन कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी गाड़ियों को भी नावों पर लोड कर लिया लोगों ने।
तो लोग परेशान हैं, उन्हें यात्रा करनी है, इस पार से उस पार जाना है, इसलिए नाव ही सहारा है। लेकिन इतनी संख्या में अगर नाव पर सवार होंगे तो कोई बड़ी घटना घट सकती है, क्योंकि बाढ़ आई हुई है और हर जगह पानी लबालब भरा है, कटाव की स्थिति है। और पूर्णिया से भी कुछ ऐसी खबर आई है जहां 22 अनुमंडल के कई गांव हैं जहां कनकई नदी कटाव कर रही है। कटाव का जो सबसे ज्यादा असर है वो ताराबाड़ी गांव में देखने को मिल रहा है और यहां नदी तेजी से कटाव कर रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे देखते ही देखते जमीन धंसती है और जमीन का एक बड़ा टुकड़ा नदी में समा जाता है। कनकई नदी की तेज धार है, कटाव तेजी से हो रहा है और 5 सेकंड का ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि ना जाने इतने घंटों में कितना बड़ा टुकड़ा, कह सकते हैं कि कई एकड़ जमीन नदी में समा जाती है। नदी के इस रौद्र रूप को देखते हुए लोग अपने हाथों से अपने आशियाने को उजाड़ रहे हैं, किसी सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे हैं। अपने जो मकान है, पक्के मकान है, उनकी ईंटों को छुड़ाया जा रहा है ताकि वो किसी अच्छी जगह जाएं, किसी ऊंची जगह जाएं, सुरक्षित जगह जाएं और वहां अपना आशियाना बना सकें। तो ये कनकई नदी का कहर 5 सेकंड में कैसे कट गई जमीन, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और जमीन का टुकड़ा बराबर कटता जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है और बिल्कुल इस नदी की तेज धार के बगल में ही आशियाना, ये कुछ पक्के मकान थे जो अब नहीं हैं, हालांकि इनकी ईंटों को छुड़ाया जा रहा है ताकि किसी सुरक्षित जगह पर मकान बनाया जा सके, आशियाना बनाया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। मुहाने पर खड़े होकर लोग तमाशा देख रहे हैं और जमीन को धंसता देख लोगों के मन में भय भी है, आशंकाएं भी हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि सरकार की नजरें इस तरफ इनायत होंगी और उन्हें मदद मिलेगी। क्षेत्र में चूंकि ये इलाका सैलाब ज़्यादा इलाका है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, पनार, महानंदा, कनकई और परवान। इसका भीषण कटाव पूरे क्षेत्र में हो रहा है। अब तक सरकार के द्वारा कोई काम नहीं हुआ या स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई पहल नहीं हुई। अगर समय रहते पहल होता तो इन गाँव में बोल्डर पिचिंग और प्रोटेक्शन कार्य कराने से बहुत गाँव का बच जाता। तो ये सियासत है कि इन लोगों का आशियाना जहां बना हुआ है वहां अब है नहीं, जो कल तक था वो अब मौजूद नहीं है और अपने घरों को किस तरह से ये लोग उजाड़ रहे हैं, किसी अच्छी जगह पर जाने की कोशिश में है अपने प्रयास से, वो भी हमने आपको दिखाया। अब कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना वायरस के नाम पर बिहार में भी सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार में टेस्ट की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट के बदले सरकार एंटीजन टेस्ट क्यों अधिक कर रही है, जबकि आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्ट को ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताया है। मंत्री के कहे अनुसार तो एक दिन का जो हमने औसत जो बताया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है, 75,346 में से केवल 6100 ही आरटीपीसीआर हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईसीएमआर कह रहा है और आप भी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है, तो आप आरटीपीसीआर ना करके एंटीजन ही किए जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं आप एंटीजन टेस्ट? आप आरटीपीसीआर जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे आप एंटीजन टेस्ट? चलिए, तेजस्वी यादव को जो कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी तरीके से उन बातों को रखा, पहले आंकड़ों को रखा था, अब टेस्ट के बारे में उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता क्या कहते हैं अजय आलोक, ये भी सुनिए। क्या तेज होगा? काम धंधा नहीं है, जब मन करता है फेसबुक लाइव बैठ जाते हैं, जब मन करता है पीसी करने लगते हैं बिना कोई जानकारी लिए हुए। आपको ये भी पता है एंटीजन टेस्टिंग, ट्रूनेट, रैपिड पीसीआर, आरटीपीसीआर जिसको कहते हैं, इसमें अंतर क्या होता है? टेस्टिंग पे आप सवाल उठा रहे हैं, जब 10,000 हो रहा था तब सवाल उठा रहे थे, आज 1,05,000 हो रहा है तो कहते हैं एंटीजन। तो बिल्कुल कैजुअल तरीके से अजय आलोक ने अपनी बात रखी, एक संदेश देने की कोशिश की। हालांकि ये तरीका एक नया डेवलप हो रहा है। तेजस्वी उन बातों को उठा रहे हैं जहां भी आंकड़ों में कुछ ऊंची नीच होती है। तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुद भी सामने आते हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस कार्यकाल में कल अंतिम झंडोत्तोलन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार 15 अगस्त को गांधी मैदान से बड़ी घोषणाएं करते रहे हैं। हर घर बिजली पहुंचाने की घोषणा हो या फिर 7 निश्चय की घोषणा गांधी मैदान के मंच से ही की गई थी।
नीतीश कुमार ने 2010 में कहा था कि अगर हर घर तक बिजली नहीं पहुंची तो वोट मांगने नहीं आएंगे। चुनावी साल के कारण उम्मीद ये है कि इस बार बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। जेडीयू जहां घोषणाओं को लेकर उत्साहित है तो आरजेडी और कांग्रेस इसे अंतिम झंडोत्तोलन बता रहे हैं। ये गांव में देखिएगा कि लोगों को भैंस धोने के लिए, गाय धोने के लिए कितना दूर जाना पड़ता था लेकर। अब एक नल से लोग भैंस धो रहे हैं, तो हर तरह से लोगों को फ़ायदा, जो एक्चुअल फ़ायदा है वो मिल रहा है। लेकिन है कि अब हर डिजिटल में तो सब तरह से है, और हमको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के लिए जो इनकी 5 साल की कार्य योजना होगी उस पर निश्चित रूप से नेता चर्चा कल जरूर करेंगे। घोषणा करने में माहिर है एनडीए के लोग, लेकिन घोषणा को सरजमीन पर उतारने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री का ये अंतिम 15 अगस्त का गांधी मैदान में झंडा तोलन होगा। लगता है यह उनका कार्यकाल का अंतिम झंडोत्तोलन है, क्योंकि सरकार की घोषणाएं ही रह गई हैं। जो कुछ भी 15 अगस्त को करते रहे हैं उसका भी क्रियान्वयन बिहार में नहीं हो पाया है, और बिहार की जनता मन बना चुकी है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, सद्भावना है नीतीश जी के लिए, लेकिन कहते हुए दुख भी हो रहा है कि उनके कार्यकाल का ये अंतिम झंडोत्तोलन। तो घोषणाओं पर सब कुछ टिका है। मुख्यमंत्री इस बार भी घोषणाएं करेंगे, लेकिन विपक्ष को यह लगता है कि इस बार झंडा फहरा लें, आगे मौका उन्हें नहीं मिलेगा। ये अपने अपने मंतव्य हैं, अपने मन की बात है जो उन्होंने सामने मीडिया के सामने रख दी है। नील की खेती के लिए चंपारण सदियों से प्रसिद्ध रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में यहां किसानों पर 3 कठिया प्रथा लागू कर जबरन उनसे नील की खेती कराई जाती थी। अंग्रेजी सत्ता यहां के किसानों से लगान के रूप में नील का बीज लेती थी। नील की खेती नहीं करने वाले किसानों को जमीन नीलाम कर दी जाती थी। किसानों को बेरहमी से पीटा जाता था। लेकिन उसके बाद चंपारण से ऐसा एक संग्राम हुआ कि अंग्रेजों को आखिरकार भारत छोड़कर जाना पड़ा। नील के खेती के लिए अंग्रेज चंपारण की भूमि को उपयुक्त मानते थे। यहाँ के किसानों से जबरन नील की खेती कराकर बड़ा मुनाफा कमाने की योजना पर अंग्रेजों ने काम शुरू किया। उस समय यूरोपीय देशों में नील की बड़ी मांग थी। अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए चंपारण में 3 कठिया कानून लागू किया। इस कानून के तहत किसानों को 1 बीघा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया। किसानों की परेशानी यह थी कि नील की 1-2 फसल हो जाने के बाद उनकी जमीन बंजर हो जाती थी, जिसके कारण किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत नील की खेती नहीं करने वाले किसानों को तरह तरह से यातनाएं देती थी। तो नील के बार बार लगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और वो ऊसर जमीन हो जाता था। उसके बावजूद भी किसानों को मजबूरी था, नहीं लगाते थे तो अंग्रेज उन्हें मारते थे, पीटते थे, यातना देते थे और उनको मजबूर किया जाता था कि वह अपने अच्छे खेत पर फिर इसको उपजाएं और उनको दें। चंपारण के किसानों द्वारा उपजाए गए नील के बीज की पेराई का काम घोड़ासाहन प्रखंड के भेलबा कोठी में किया जाता था। यहाँ किसान कंधे के सहारे पत्थर के बड़े बड़े रोलर को बीज पर चलाते थे। बीज से निकलने वाले रस को जमाकर सुखाया जाता था। फिर इसका टिकिया बनाकर घोड़ासाहन से ट्रेन के माध्यम से निर्यात किया जाता था। चंपारण के किसानों के पास बचने का कोई विकल्प नहीं था। अगर वे नील की खेती नहीं करते हैं तो उनकी जमीन नीलाम कर दी जाएगी और भी कई तरह के जुर्म उन पर ढाहा जाएगा। अगर नील की खेती करते हैं तो धीरे धीरे उनकी जमीन बंजर हो जाएगी। ऐसे में चंपारण के परेशान किसान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन करने के लिए एकजुट होने लगे। आदमी द्वारा उसका बेलन को चलाया जाता था, यहाँ पे पूरा पेराई करता था और इस पेराई से यहाँ से एक नाला गया हुआ है, इधर जाता था और यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म था, पक्का का बना हुआ था, उस पे सुखाया जाता था। उसको सुखाकर टिकिया बनाकर तब यहाँ से घोड़ासाहन के माध्यम रेलवे द्वारा विदेश के लिए भेजा जाता था। अंग्रेजों की इस यातना से मुक्ति दिलाने में कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ऐसे में राजकुमार शुक्ल जो चंपारण में किसानों को लेकर आंदोलन चला रहे थे, उन्होंने मोहनदास करमचंद्र गांधी से मिलने का मन बनाया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसानों का प्रतिनिधि मंडल राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में महात्मा गांधी से मिला। अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराने के बारे में बताया गया।
15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी 3-4 दिनों की यात्रा पर चंपारण पहुंचे। किसानों की हो रही यातना से वे इस कदर प्रभावित हुए कि यहीं से गोरों के खिलाफ अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह शुरू किया, जो देश की आजादी का पहला आंदोलन साबित हुआ। वह ट्रेन से उतरे और बैलगाड़ी से वह आए भेलवा कोठी और यहाँ पर रात में समय गुजारे। जितने भी किसान लोग हैं सारे लोग को जानकारी दिए और जानकारी देने के बाद में वह रात में जो ठहरे यहाँ पर किसान लोग की बैठक हुई और बैठक में यह चीज़ बताए कि आप लोग जागरूक होइए, इस अंग्रेज को यहाँ से हटाना है। महात्मा गांधी द्वारा नील की खेती के खिलाफ शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह देश की आजादी का पहला कारण बना। इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत की चूल हिलाने के लिए पहली सीढ़ी साबित हुई थी। 1947 में अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। चंपारण से शुरू हुए अहिंसा आंदोलन ने महात्मा गांधी का जीवन भी बदल दिया। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। इतनी बड़ी जानकारी शायद आज के दिन देना बेहद ही अहम था, क्योंकि नील की क्रांति आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन इसकी पटकथा, इसके पीछे की कहानी, अंग्रेजों द्वारा ढाए गए मजदूरों और किसानों पर जुल्म, शायद इतनी बड़ी कहानी ये रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाए होंगे। राजकुमार शुक्ल के बार बार आग्रह के बाद महात्मा गांधी चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। किसानों की परेशानी जानने के लिए गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो यहाँ की गरीबी और अशिक्षा को देखकर हैरान रह गए। चंपारण की स्थिति से अवगत होने के बाद गांधी जी ने उम्र भर एक धोती पहनकर रहने का प्रण लिया। 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी 3 से 4 दिनों की यात्रा पर चंपारण पहुंचे। गांधी जी का मकसद यह समझाना था कि राजकुमार शुक्ल और उनके साथी जो किसानों पर नील की खेती को लेकर हो रहे अत्याचार की बात कर रहे हैं, सही है या गलत। चंपारण पहुंचने पर महात्मा गांधी ने किसानों की पीड़ा के साथ साथ यहाँ की गरीबी और अशिक्षा को देखा। चंपारण की स्थिति को देखकर गांधी जी अचंभित हो गए। चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी ने प्रण लिया कि वो उम्र भर एक धोती पहनकर रहेंगे। मोहनदास ने किसानों के दर्द को लेकर संघर्ष करना शुरू किया। किसानों को एकजुट कर उन्होंने साफ कहा कि अब यहाँ से अंग्रेजों को हटाना है। किसान लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के गांधी जी के अगुवान होकर के और आगे बढ़े किसान लोग। नील की खेती से परेशान किसानों की समस्या को लेकर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करने लगे। गांधी जी के आह्वान पर किसान एकजुट होने लगे, जिससे अंग्रेजी हुकूमत परेशान होने लगी। चंपारण के डीएम ने गांधी जी के खिलाफ धारा 144 का नोटिस जारी कर उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश सुना दिया। एसडीओ के कोर्ट में हाजिरी लगाने के दौरान महात्मा गांधी के हजारों समर्थक न्यायालय परिसर में महात्मा गांधी के जयकारे लगाने लगे, जिस कारण कोर्ट को विवश होकर महात्मा गांधी को रिहा करना पड़ा था। रिहाई के बाद वे सामाजिक परिवर्तन के बिना आंदोलन को जीत पाने में अपने को असमर्थ महसूस करने लगे। गांधी जी ने सबसे पहले लोगों को शिक्षित करने के लिए एक के बाद एक 11 स्कूलों की स्थापना की। गांव वालों को गंदगी से निजात दिलाने के लिए सफाई अभियान भी चलाया। नील की खेती के खिलाफ गांधी जी का आंदोलन और किसानों की एकजुटता के सामने अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना अंग्रेजों की मजबूरी बन गई। भारत की भूमि पर मोतिहारी में किसानों की समस्याओं से जूझते हुए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का यहाँ प्रयोग किया और प्रयोग का असर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी क्रांति सुलगने लगी। चंपारण की धरती से नील की खेती के खिलाफ शुरू हुआ महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने सामाजिक बदलाव को लेकर भी अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। आज गांधी के जिस स्वच्छता अभियान की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसकी नींव भी बापू ने चंपारण की धरती पर रखा था। चंपारण के किसानों ने ही मोहनदास को महात्मा की उपाधि से नवाजा था। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। कई गाथाएं हैं, कई कहानियां हैं, जिसके बारे में एक एक कर हम आपको बताते चलेंगे अपनी हर रिपोर्ट के जरिए। तो फिलहाल खबरें अभी भी जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।